नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और अब बिग बुलेटिन की शुरुआत हो रही है। आई विटनेस पर प्रतिदिन हम गंभीर मुद्दों पर चर्चा किया करते हैं बिग बुलेटिन में। आज के आज की डिबेट में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे पार्टी के नगर अध्यक्ष विकास पांडे, पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिला उपाध्यक्ष और जिला महामंत्री रह चुके प्रभात अवस्थी जी, कांग्रेस से राजेंद्र नारायण मिश्रा जी हैं, पार्टी के मीडिया प्रभारी है, और युवक कांग्रेस के नेता विश्वास सारस्वत ये कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार जी हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, और साजिद अली साहब है, अल्पसंख्यक सभा के नेता रहे हैं। दीप्ति सिंह जी भी जुड़ गई हैं कांग्रेस से, सेवा दल की बड़ी नेता हैं, और जवाहर सिंह गंगवार जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं, और कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं, वरिष्ठ पदों पर रहे हैं। तो ये एक बड़ा पैनल आज जुड़ा है। हम चर्चा कर रहे थे कि जिस विषय पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, और जब इसकी तैयारी में हम लोग लगे थे उस समय कवि देवेश दीक्षित ने एक 4 पंक्तियां हमको लिख करके भेजी। और देवेश दीक्षित इस शहर के बड़े कवि हैं, दोहे लिखते हैं। पिछले दिनों हम लोग जब हिंदी दिवस पर चर्चा की थी तब देवेश दीक्षित हम लोग साथ जुड़े थे, और तब से उस बिग बुलेटिन ग्रुप से जुड़े। तो उन्होंने जब विषय देखा होगा आज का, तो उन्होंने पंक्तियां लिख के भेजी हैं। उन्होंने लिखा है कि नाग फनी का पेड़ भला कैसे संदल हो सकता है, गंदी नाली का कीचड़ कैसे गंगाजल हो सकता है, बेहुदा बातों पर उसकी इतना गुस्सा ठीक नहीं, मुमकिन है कोई कभी शायर पागल भी हो सकता है। ये उनके अपने विचार हैं, लेकिन हम विषय की ओर चलते हैं और पूरी गंभीरता से उस विषय तक आपको ले चल देंगे, और उसके बाद में एक एक करके आपके विचार हम लोग जानेंगे। कुछ शेर हैं जो उस कवि के, उस शायर के पर्याय से बन गए हैं। माँ पर उन्होंने काफी लिखा है, उनके उनके 2 शेर हम यहाँ पर कोट कर रहे हैं। उसके बाद में हम चाहेंगे कि बात आगे बढ़े। उन्होंने कवि मुनव्वर राणा के प्रसिद्ध जो शेर है माँ पे, उन्होंने लिखा है कि मैंने मैंने रोते हुए पूछे थे किसी दिन आंसू, मैंने रोते हुए पूछे थे किसी दिन आंसू, मुद्द तो माने नहीं धोया दुपट्टा अपना। ये उनकी आस्था है ये माँ के प्रति। उन्होंने लिखा है कि लबों पे उसकी कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे उसकी कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। एक बड़ी 30 शेर हैं उनकी इस कविता के, जिसमें उन्होंने माँ की महानता का वर्णन किया है। ये अपनी तो यही वो शायर जो हमेशा अपनी शायरी में मोहब्बत, ईमान और धर्म का फलसफा लिखता है, वो शायर अचानक आतंकवादी हो जाता है, आतंक की भाषा बोलने लगता है, तब निश्चित रूप से वो बिग बुलेटिन की डिबेट का विषय बनता है। क्या कहा, असल में एक घटना पिछले काफी दिनों से चर्चा में है। फ्रांस में पिछले काफी दिनों से हिंसा चल रही है, और उसके पीछे पृष्ठभूमि ये है कि वहाँ की एक प्रसिद्ध मैगजीन में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब का कार्टून बनाया गया, और उस वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने उस कार्टून के पक्ष में अपनी बात कह दी, और तब से वहाँ हिंसा का दौर जारी है। और वो चूंकि भारत फ्रांस का मित्र देश है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के साथ खड़े हैं इस पूरे प्रसंग में। और इसके बाद वो सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन हम लोग आज जो चर्चा कर रहे हैं मुनव्वर राणा के उस बयान पर चर्चा कर रहे हैं जो उन्होंने दिया है, और उसके बाद में उनके खिलाफ हजरतगंज थाने में मुकदमा लिखा गया है, और उनकी गिरफ्तारी की बात चल रही है, उनका बयान दर्ज हुआ है। असल में ये कहा गया है कि उन्होंने जो बयान दिया है उससे सामाजिक वैमनस्यता बढ़ रही है, और आपस में कटुता की स्थिति बढ़ रही है। मुनव्वर राणा ने कहा था कि अगर कोई अपने माता पिता या फिर भगवान का गंदा आपत्तिजनक कार्टून बनाता है तो हम उसे मार देंगे। मतलब मारने की बात पर वो उतर आए हैं। उन्होंने लिखा है कि जिसने भी पैगंबर का कार्टून बनाया है, जिसने भी पैगंबर साहब का कार्टून बनाया है, हम उसने ऐसा करके गलत किया है। ये उन्होंने कोट किया, और उसके बाद में पूरे देश में तूफान मचा है। भारत फ्रांस का मित्र देश है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले में फ्रांस के साथ खड़े हैं। इसके बाद में भी भारत में जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे अलीगढ़ में हो, भोपाल में हो, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। हम बता दें कि मुनव्वर राना साहब जो हैं वो पहले भी इस तरह के विवादित बयान देते रहे हैं। जो सीए के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन हुआ था उसमें उनकी बेटी भी शामिल हुई थी और उसको लेकर के बड़ा चर्चा रही थी। जो पिछले बयान है मुनव्वर राना साहब के उनके वो भी हम कोट करना चाहेंगे। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि यूपी के सीएम एक विशेष समुदाय से नफरत करते हैं, एक उनका बयान। उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का, देश के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला राम जन्मभूमि के पक्ष में आया तो उन्होंने इसे नाइंसाफी बता दिया था। उन्होंने कहा था कि ये नाइंसाफी है। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में सेना के इस्तेमाल को लेकर के जो थल सेनाध्यक्ष बिपिन रावत, उनकी भूमिका पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे। ये बात वापसी का एक बार दौर चला था, आपको याद हो, एक बार अवार्ड वापसी का दौर चला था और उस समय भी मुनव्वर राना के बयान चर्चा में रहे थे। नवंबर 2016 में भोपाल में सिमी आतंकवादियों की गिरफ्तारी पर भी उन्होंने भी सवाल खड़े किए थे। ये चीजें हैं, मतलब कुल ये कहा जा रहा है कि 2014 के बाद में मुनव्वर राना की भाषा बदल गई है। तो फिलहाल हम उस बयान पर उनके चर्चा कर रहे हैं जो उन्होंने फ्रांस की घटना के बाद में दिया है और मारने की बात एकदम कह दी है। उस पर हजरतगंज थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और पूरे देश में चर्चा। एक शायर जो इसकी बात करता है, धर्म की बात करता है, माँ की बात करता है, वो इस तरह से आतंक की भाषा बोलने लगा है। ये कहा जा रहा है। जवाब आप क्या करेंगे, मुनव्वर राना साहब की ये भाषा बदली हुई क्यों है और क्या इसका संदेश है? क्या मुझे आपसे कहा, मुझे पढ़ने का कहा आपने? शेखर जी, चलिए विकास पांडे शुरू करिए, यही तो दिक्कत है। क्या जवाब से बिल्कुल क्या मेरे का बिल्कुल बहुत आपने स्पष्ट विषय रख दिया है कि वो अवार्ड के भी अगुवा रहे। निश्चित तौर पर जिस व्यक्ति के विरोध में उन्होंने अवार्ड वापसी बैंक की अगुवाई की थी, आज ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे गया है कि उसी अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता की वजह से ही फ्रांस में हुई करते हुए वो भारत के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपनी बात को प्रारंभ करने से पहले केवल एक शेर, क्योंकि शायर हैं, इसलिए मैं एक दो लाइनों से अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। इस कदर हमदर्दी वो जमाने को दिखाते रहे, इस कदर वो जमाने को दिखाते रहे, दिल में देकर हम भी लगाते रहे। निश्चित तौर पर बिल्कुल ठीक कहा कि 2014 के मुनव्वर राना में और 2014 के बाद के मुनव्वर राना में जमीन आसमान का फर्क है। यदि 2015 के मुनव्वर राना और 2020 के मुनव्वर राना के बयानों को देखेंगे तो ये अंतर साफ स्पष्ट नजर आ जाएगा। 2015 के मुनव्वर राना जहां इशारों में एक वर्ग विशेष टिप्पणी करते थे, 2020 में वो खुलकर के निकलने थे। आपने बड़े स्पष्ट के दिए बयानों को राम मंदिर का मोदी द्वारा राम जन्मभूमि लेकर के उनकी टिप्पणी को आप एक रूप से भूल, उन्होंने बहुत बेहद गंभीर टिप्पणी की थी। इस देश में 5 करोड़ इंसान और करोड़ जानवर है। ये राणा जी मुझे आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही भाई, आवाज बहुत डिस्टर्ब हो नाम से भी होना। केवल इतना ही कहूंगा, एक अवार्ड को अवार्ड नाम भी दिया जाए और जो लोग की सरकार व्यक्ति की आजादी कर रहे थे, देख लें कि फ्रांस व्यक्ति की आजादी होने पर कैसे हत्या दी जाती। ये केवल उदाहरण है उस
गैंग के जाएं और फ्रांस करें क्या चलिए विकास जी को आगे सुन। साजिद अली बात करने वाले, साजिद अली। जी सर, जिस बात पे ये बात आगे बढ़ रही है, फ्रांस से ये बात स्टार्ट हुई है, तो बता देना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज में मूर्ति पूजा नहीं होती है। और फ्रांस ने जो कार्टून बनाया है वो पैगंबर साहब का बनाया है, कार्टून नहीं बनाना चाहिए था। और रही बात मुनव्वर राणा जी की, मुनव्वर राणा जी ने जो बयान दिया है या जो भी कहा है वो सौहार्द बिगाड़ने का काम करता है। आप एक शायर हैं, अच्छे शायर हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान में रहते हैं, एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ का हमारा एक संविधान है, और संविधान के अंदर उस संविधान के अंदर ही हम अपनी बात को रख सकते हैं। अगर कोई कहता है के बारे में सोचता है, अगर उन्हें इतना दर्द है, सबको दर्द होता है, अपने माँ बाप से प्यार होता है, अगर कोई माँ बाप की बात करता है तो वास्तव में उनके अंदर एक दर्द जागा है। लेकिन वो दर्द अगर कोई करता है उसके लिए कानून है, कानून उसकी तो वो करेगा, और कानून से आगे कोई नहीं है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन इतिहास की बात है तो इस कड़ी में, विवादित ध्यान देने वालों की कड़ी में बहुत से लोग आते हैं, जैसे कि फतेहपुर सीकरी में एक बीजेपी नेता हमारे धर्मेंद्र जी थे, उन्होंने कि पर कहने वालों की जबान काट लेंगे। ये क्या बयान था? ये संविधान के दायरे में बयान नहीं था। एक अल्लाह अकबर कहने वाले की जबान काट लेंगे, विशेष वर्ग के ऊपर ही बयान दिया गया। आपके जो एक घटना घटी उस दिन हुआ था, उस घटना के बाद में भाजपा के जिला कार्यकारिणी के मेंबर थे मतपाल जी, उन्होंने बागपत के लिए और चालीसा पढ़ती, तो ये सौहार्द बिगाड़ने की बात, तो विवादित बयान भी पीछे नहीं उठता है। लोग बातें कहते हैं मैंने आपे में आके कह दिया है, लेकिन हम एक देश में रहने वाले लोग हैं। मुनव्वर राणा जी को ये सोचना चाहिए कि हम अरब कंट्री में रहते हैं जहाँ पे शरीयत का कानून लागू होता है। हम ऐसे जहाँ संविधान है और संविधान की मर्यादा है, अदा के अंदर है, सभी मर्यादित टिप्पणी करना चाहिए, सौहार्द की टिप्पणी, जमनी तहजीब की टिप्पणी करनी चाहिए, सौहार्द बिगाड़ने की। जी देश में शायर, साहित्यकार या कवियों का बहुत सम्मान होता है। तो मुनव्वर राणा जी ने अच्छा लिखा तो उन्हें पुरस्कार से नवाजा गया, और उन्होंने निश्चित ही ये बयान दिया है, तो ये निंदनीय है। हर वर्ग को, हर पार्टी को उनकी निंदा करनी चाहिए निश्चित। लेकिन पता नहीं हमारे बड़ी विडंबना है कि हमारे कवियों का और राजनीतियों का सोच ऐसा बदल रहा है। हम एक सुनाता हूँ आप। जब मायावती जी की गवर्नमेंट पहली भाजपा के समर्थन थी और वो पहली बार थी, तो उन्होंने जावा में चंद्रशेखर था और उसका नाम बदला। तो वहां पर एक तो मुख्यमंत्री जी आप क्या कर रही है, ये बहुत महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता नायक और आजाद कि वो चंद्रशेखर महान कवि हरिओम पवार जी, जो कुछ समय अडवाणी जी ने पूछा कि आपके समर्थन से चल रही सरकार, आपके समर्थन से बड़ी मुख्यमंत्री क्या कर रही है, कुमार जी अटल जी के पास थे, तो अटल जी पहले चुप हुए, क्या तुम्हारे पहले से गिरा दूं? तो हमारे देश का सोच, हमारे महान नेता अटल अडवाणी जी का सोच जो ऐसा है, सोच कहाँ है? कोई भी शायर हो, कवि हो, अगर आतंकवाद का समर्थन करता है तो उसको हर पार्टी, हर दल को
हर समाज के व्यक्ति को ये नहीं होना चाहिए कि पार्टी के स्वार्थों में मतलब जो है अटल जी से नेता उनका व्यक्तित्व और व्यक्ति करता है, उनके शब्द सुनकर बड़ा जी ने तो सुन रहे थे अनिल कुमार जी। व्यक्त किया है। जी शेखर भाई, देखिए ये हमारा देश एक अलग दिशा में जा रहा है। जब से ये खुली अभिव्यक्ति हो गई है, जो चाहता है बोल देता है। मामला फ्रांस का था और मुनव्वर राना हिंदुस्तान के थे। पैगंबर का चित्र फ्रांस में बनाया गया था, हिंदुस्तान में नहीं बनाया गया था। उन्हें, वो इतने बड़े शायर हैं, उन्हें बहुत ही सोच समझकर बात करनी चाहिए थी। हाँ, यदि हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति बनाता और उस पर टिप्पणी करते तो शोभा देती। फ्रांस आतंकवाद में जल रहा है और मैंने वो देखा कि इतने बड़े जो खुलेआम वहां लोगों की रोज हत्याएं हो रही हैं, तो फ्रांस ने जो कदम उठाया है वो तो बहुत ही प्रशंसनीय है। उसने तो अपने बेमानों मिसालों से वो सारे अड्डे आतंकवादियों के नष्ट करने की कसम खा ली है कि मैं फ्रांस में और फ्रांस के बाहर आतंकवादियों को नहीं रहने दूंगा। मुझे तो जैसे ऐसा लगा कि मुनव्वर राना को वो जो आतंकवादी मारे गए हैं उसकी पीड़ा हो उठी। तुम्हें ये बयान देने का क्या मतलब है? और हमारे देश में एक सस्ती लोकप्रिय राजनीति करने के लिए बड़े बड़े नेता मैंने देखे हैं कि वो इस प्रकार के बयानबाजी देकर सुर्खियों में आते हैं और फिर हमारे राजनीतिक दल उन्हें सबसे ज्यादा हीरो बनाकर जो है मालाएं पहनाते हैं। इस अभिव्यक्ति को रोक लगनी चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। देश के प्रति संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंदर सबको बात करनी चाहिए और जो लोग इस प्रकार उनकी शब्दों में निंदा होनी चाहिए। मैं मुनव्वर राना के उन बयानों का कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और फ्रांस की प्रशंसा करता हूं कि फ्रांस की तरह ही हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री महोदय को भी कदम उठाने चाहिए कि जो ये आतंकवादी हमारे देश में घुसकर हमारे सैनिकों को मारते हैं, इनको जैसे फ्रांस को चल रहा है, इनके ऊपर राफेल से हमला कर करके इनके अड्डों को नष्ट कर देना चाहिए। जी सर, मैं आप लोगों की बातों से सहमत हूँ। किसी सूचना के विचार को बोलकर, लिखकर या किसी अन्य रूप में बिना रोक टोक अभिव्यक्त करने की आजादी को स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति कहा गया है, जिसका भारतीय संविधान में 19A के अनुच्छेद 19 के अनुसार अंतर्गत बात करने का अधिकार देता है। मैं मुनव्वर राणा की इस बयान की निंदा करता हूँ और भारत सरकार से अपील करता हूँ उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। हेलो शेखर भाई, शेखर भाई आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए बिट्टू जी। जी। देखिए, कत्ल किसी का भी हो, वजह कोई भी हो, उसका रिजल्ट तो बुरा ही होता है। किसी की भी जान लेना बुराई है, जिसे हम जीवन दे नहीं सकते, उसकी जान लेने की बात कैसे कर सकते हैं? इवन किसी परिंदे की जान लेना भी एक गुनाह ही माना जाएगा। अगर मुनव्वर राणा जी का शेर ही अगर हम कहें तो एक निवाले के लिए मैंने जिसे मार दिया, वो परिंदा भी कई रोज का भूखा निकला। ये शेर उन्हीं का ही था। तो हिंदुस्तान जो हमारा देश है, बहुसंख्यक धर्मों को मानने वाला देश है। यहाँ पर स्थितियां ये होती हैं कि यहाँ पर लोग अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों को साधने के लिए धर्म को बीच में ले आते हैं। किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को कोई भी बयान देने के पहले ये सोचना चाहिए कि उसके बयान की वजह से देश की स्थितियां क्या होंगी। क्या गारंटी है कि उनके ही समाज के हर व्यक्ति की सोच उनकी ही तरह हो? इससे तो हमारे देश का माहौल कहीं ज्यादा बिगड़ेगा।
इस्लाम की बात हो या किसी भी धर्म की बात हो, परंतु कट्टरपंथिता की बात मत करिए। अगर किसी ने आपकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है तो उसके लिए हिंदुस्तान में कानूनी व्यवस्था है। हमें कोर्ट की यानी कि न्यायिक व्यवस्था का समर्थन हम करते हैं और हिंदुस्तान का एक हिस्सा होने के नाते मैं इस बात का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करती हूँ जो उन्होंने कहा है, चाहे पैगंबर हो या हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हों, देवी देवताओं ने कहीं पर भी बदले की भावना की बात नहीं बताई है। कहीं पर भी बदले की भावना से प्रेरित होकर लोगों की सोच को कहीं पर भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, क्योंकि धर्म का आधार बनाकर लोग हिंसा पर उतारू होंगे अगर, तो लोगों की जानें जाएंगी और फैसला बाद में आएगा ये सही था या गलत। जो बेगुनाह है उन्हें कानून का सहारा लेना चाहिए था। दो धर्मों के बीच की अगर हम बात करें तो अयोध्या का मुद्दे का निपटारा सुप्रीम कोर्ट ने ही किया था और सभी ने इसको स्वीकार भी किया था। किसी को मार देना अपने समाज को गुमराह करना ही है। बदले की भावना की वजह की बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और बदले की भावना की बात से प्रेरित होकर अगर बात करते हैं मुनव्वर राणा जी तो ये वाकई में गलत है और अगर कहीं पर भी गलत थी तो हमें अपनी न्यायिक व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना चाहिए था और हमें उस पर पूर्ण विश्वास भी है कि जो भी वो डिसीजन लेगी वो जनता के हित के लिए और भलाई के लिए ही होता है। कांग्रेस पार्टी देश को बनाए रखने की सोच के साथ में चलती है, न कि देश को बिगाड़ने के साथ में। तो हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन कि जिस सोच से किसी का नुकसान हो हम उस सोच के साथ में नहीं है। धन्यवाद दीप्ति जी, आपने न्याय संगत और कानून की बात बताई। दरअसल भारत में स्वतंत्रता के बाद जिस विचारधारा का वर्चस्व बढ़ा, उस विचारधारा के वर्चस्व ने देश के शहीदों को, देश के क्रांतिकारियों को आतंकवादी बता करके पढ़ाना शुरू किया। देश की सोच जो है सन 47 के बाद जिस प्रकार की वामपंथी कम्युनिस्ट विचारधारा ने देश को प्रभावित किया है, उसके कारण भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे भी लगे और इसे अभिव्यक्ति की आजादी कहने वाले लोग भी मिले। दरअसल अभिव्यक्ति की आजादी कानून में, संविधान में दी गई है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी किसी राष्ट्र के और किसी देश से ऊपर नहीं हो सकती। अभिव्यक्ति की आजादी भी कानून के दायरे में है, लेकिन कुछ लोग उस अभिव्यक्ति की आजादी का नाजायज लाभ उठाते हुए अपने को चर्चा में बनाए रखने के लिए गलत सलत शब्दों में का प्रयोग करते हैं और उससे वो चर्चा में बनते हैं और माहौल को खराब करते हैं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2014 से, उसके बाद से इस अभिव्यक्ति की आजादी का अत्यधिक ढंग से प्रकार से दुरुपयोग किया जाने लगा। अब जहां पर जैसे विषय आया फ्रांस में उन पैगंबर साहब के कार्टून बनाने का, कोई नहीं जानता कि पैगंबर साहब का स्वरूप क्या है। जब पैगंबर साहब के स्वरूप का कोई जानकारी नहीं है तो ये कैसे कहा जा सकता कि ये उनका कार्टून है। जहां तक बात कही जाती है कि हम बुत परस्ती को नहीं मानते हैं, तो फिर ये कार्टून की बात उनके मन में, जेहन में आई क्यों? ये सारी चीजें कहीं ना कहीं विरोधाभासी हैं और इस देश को अस्थिर करने के लिए उस वामपंथी और कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों ने जो मुहिम छेड़ी है पार्टी की, राष्ट्रवादी विचारधारा के खिलाफ, देश के संविधान के खिलाफ, देश के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, देश के कानून के खिलाफ, इस प्रकार की बातें इसलिए समय समय पर उठाई जाती हैं। फ्रांस में क्या हो रहा है उसका भारत पर कोई असर नहीं होना चाहिए। भारत भारत है, फ्रांस फ्रांस है, चीन चीन है। और अगर फ्रांस में के ऊपर लेकर के आप आंदोलन कर सकते हैं, फ्रांस के बहिष्कार की बात करते हैं, तो चीन में तो इससे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, चीन में उससे ज्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है। वहां पर सारी स्वतंत्रताएं खत्म है, चीन के बहिष्कार की बात नहीं होती, वहां पर हम स्वागत करते हैं। असली चीज है कि जहां पर अपना हित सधे या जहां पर अपने को अच्छा लगे उसकी बात कही जाए, जहां अच्छा नहीं लगता वहां विरोध की बात करते हैं। भारत कोई धर्मशाला नहीं है, भारत एक राष्ट्र है,
यहाँ पर रहने वाले लोगों को ये मानना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि हमें भारत के कानून के अंतर्गत, भारत के संविधान के अंतर्गत, भारत माँ को मानते हुए भारत के हिसाब से चलना होगा। दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार भारत नहीं है। भारत सारी चीजों के लिए किसी को मना नहीं कर सकता और ना ही भारत किसी को बाध्य कर सकता है, लेकिन भारत के अंदर क्या होना है कि भारत के लोगों को सोचना होगा कैसे भारत का विकास हो, कैसे भारत का उत्थान हो, कैसे भारत संपन्न बने, कैसे भारत महाशक्ति की ओर बढ़े, कैसे भारत की अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। इस देश पे विचार करना चाहिए। वो यहाँ के कुछ विचारधारा के लोग हैं, वो उनको अच्छा नहीं लगता तो वो कहीं न कहीं अभिव्यक्त की आजादी की आड़ लेकर के देश और समाज को विकृत करने की दिशा में काम करते हैं और ये हर प्रकार के दिशा में प्रयास हो रहे हैं। और इससे कोशिश ये होती है कि कहीं ना कहीं देश में जो सरकार है वो अस्थिर हो और उसका कहीं राजनीतिक लाभ मिले या कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हो जिसे कहा जा सके कि देश खराब है। धन्यवाद। हाँ विकास मुझे लगता है कि ये बड़ी सकारात्मक दिशा में ये डिबेट जा रही है और मैं आपको एक बार पुनः बधाई दे दूं कि अब तक की जितनी डिबेटें हुई हैं उसमें बहुत हद तक ये डिबेट सकारात्मक रुख की तरफ जा रही है। चाहे हमारे समाजवादी के एक प्रवक्ता हो और चाहे हमारे कांग्रेस के एक युवा नेत्री हो, उन्होंने बेहद अच्छे और बेहद संजीदगी से इस विषय को रखा कि एक राष्ट्रवाद का मुद्दा है, ये हमें तय करना पड़ेगा कि हम जिस देश में रहते हैं हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है या धर्म प्रथम है, ये हमें तय करना पड़ेगा। ये राष्ट्र धर्मशाला नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा हमारे प्रभात जी ने कि ये बिल्कुल राष्ट्र जो है ये धर्मशाला नहीं है किसी के लिए भी। दूसरा मैं यहाँ पे एक विषय और रख दूं कि यहाँ पे एक हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बड़े मतलब कहना चाहिए कि इसे बड़ा निराश करते हुए टिप्पणी की है। जिस तरीके से उन्होंने बयानों के उदाहरण देते हुए भाजपा के नेताओं के नाम लिए, मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा भाजपा के नेताओं के नाम लिए, तो मैं उन्हें केवल और केवल इतना कहूंगा कि भाई साहब आपके यहाँ चिदंबरम हो, चाहे हिंदू पाकिस्तान की संज्ञा देने, भारत को हिंदू पाकिस्तान की संज्ञा देने वाले शशि थरूर हो, ऐसे बयानों से भरी पड़ी है कांग्रेस पार्टी। इसलिए ये अपने स्वयं का आकलन करें। इस कांग्रेस पार्टी के लोगों को ये समझना चाहिए कि सबसे पहले अगर कहीं से इस तरीके की बयानबाजियां आती हैं तो वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ आती है। विडंबना देखिए इस देश की कि कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता पाकिस्तान में जाकर के हिंदुस्तान की बुराई करते हैं। ये किस देश की बात करते हैं, किस देश की कल्पना करने का प्रयास करते हैं, ये मुझे नहीं समझ में आता। और मुझे नहीं लगता है इस डिबेट में बहुत से बुद्धिजीवी साथी भी हमारे बैठे हैं, वो भी इस विषय को समझ पाएंगे कि मुझे नहीं समझ में आता है कि ये किस तरीके के राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान में जाकर के भारत की बुराई करना, मुझे नहीं लगता है कि इस डिबेट में बैठा कोई भी साथी इस विषय पे इत्तेफाक रखेगा कि कोई भी राजनीतिक दल अगर किसी भी देश में जाता है, विशेष तौर पर पाकिस्तान जैसे देश में, पाकिस्तान में जैसे देश में जाकर के और भारत की बुराई करना, निश्चित तौर पर ये आपकी प्रतिष्ठा पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है और आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्योंकि ये लिस्ट छोटी नहीं है। ये लिस्ट छोटी नहीं है। सलमान साहब भी जब पाकिस्तान में जाते हैं तो क्या करते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। ये किसी से छुपा नहीं है। ये राष्ट्र किस तरफ जा रहा है ये हमें सोचना पड़ेगा और ये हम सभी को सोचना पड़ेगा। ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं हो सकती है। ये ना भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, ना कांग्रेस की जिम्मेदारी है, ना सपा की जिम्मेदारी है। ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि राष्ट्र को हमें किस तरफ ले जाना है। अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता के नाम पर देश को दंगों में धकेल देना है, अवार्ड वापसी गैंग खड़े करवाना है सरकार को अस्थिर करने के लिए, या फिर एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना है, ये हम सभी को तय करना पड़ेगा मिल बांट के। जी, जैसा कि हमारे साथी भाजपा के पांडे जी ने कहा है, हमारे बात को उन्होंने पूरे तरीके से नहीं सुना। हमने पहले ही कहा है, चाहे साहित्यकार हो, चाहे कवि हो, चाहे शायर हो, चाहे कोई नेता हो, सभा, अगर इस तरह के बयान करता है वो निंदनीय है किसी पार्टी का। ये हमने पहले ही कहा था और मैं बयानों की घोर निंदा करता हूँ। और हमारे प्रभात भाई ने जैसा भी कहा है कि ये विचार की अभिव्यक्ति भी संवैधानिक दायरे में होना चाहिए, हम इससे सहमत हैं। हमारा सोच राष्ट्र के प्रति होना चाहिए, हमें फ्रांस को नहीं देखना चाहिए, हमें इंग्लैंड को नहीं देखना चाहिए,
ये सब इनके विचार सारणी है। इससे मैं तो वो डिबेट दूसरे तरफ जाएगी कि अबे बहुत से वक्तव्य ऐसे दिखाएं जो आपके नेता क्या क्या कहते हैं। हम ये नहीं कहते मेरे नेता नहीं कहते, हमारे नेता भी कहते हैं, बोलते हैं। हम उनकी नाम नहीं गिनाना चाहता। तो सहमत हूँ कि कांग्रेस में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है, भाजपा में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है, समाजवादी में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है। हमने अपनी राजनीति का सोच बताया, समाज का सोच नाम नहीं है। और अगर हम नाम गिनाएंगे प्रारंभ करने तो किसी भी पार्टी का नाम ही नहीं लिया था। आपने शुरुआत की अटल जी का नाम लिया हो चाहे अडवाणी जी का नाम लिया हो। एक तो अटल और अडवाणी जी नहीं, विकास जी में घटनाक्रम सही है, बहुत महान नेता है, बहुमान नेता है, उनका पूरा राष्ट्र आदरण करता है, पूजनीय है। चूंकि उन नेताओं के मुख से एक कवि ने, हमने नहीं, एक कवि हरिओम कुमार जी ने लिखा है, उन्होंने कहा है, उनके शब्द बता रहे थे, हमारे शब्द नहीं थे। मैंने मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये बात सही है, मायावती भी लेकिन चाहिए। ये तो उसने खुलेआम कहा, इसकी कोई बात नहीं है। तिलक तराजू और तलवार, इनके जूते मारो 4। क्या ये झूठ कहा है? मैंने पहले ही और तभी सारे विषय नेता नहीं बनती। विकास जी, आपको ये भी सोचना चाहिए था कि राजीव त्यागी जी को आपकी पार्टी के ही लोगों ने जयचंद बोला था। डिवाइड एंड रूल का काम करते हैं आप लोग। हम भी पार्टी ने जयचंद्र को जयचंद बोला है, क्या बोलना चाहिए? गलत अभिव्यक्ति करने वाले लोग हैं। भावनाओं को खुद को आउट करने की बात करते हैं और दूसरे का किसी दूसरे की भावनाओं को अटल जी ने जो सरकार चलाई थी उसमें पाकिस्तान प्रेमी नहीं थे। अटल जी पाकिस्तान प्रेमी नहीं थे, लेकिन जब पीएम साहब थे मोदी जी, तो इन्होंने पाकिस्तान का प्रेम दिखाया है। ये नहीं हो रही है बात राष्ट्र की और हो रही है। मुझे नहीं लगा हम सभी लोग ये हैं, लेकिन आप ये कहेंगे कि आपकी पार्टी के लोग इस तरह की करेगा की संख्या कांग्रेस पार्टी की स्पष्टीकरण देते हैं। आपकी पार्टी के लोगों ने अजीत त्यागी जी को जयचंद्र बोला नहीं। दूसरे की पॉलिसी का काम आप लोग कर रहे हैं। जयचंद्र बोला था, क्या उसके लिए आपकी पार्टी के लोग माफी मांगेंगे? बताइए कर रहे हैं इसका क्या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता करेंगे? और हम रजिस्टर कराना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी का रजिस्ट्रेशन में भी होना चाहिए। रुके एक मिनट, साजिद अली बोलिए। हाँ साजिद अली बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पीएम साहब ने, अटल जी की सरकार चली थी, बहुत अच्छी चली थी, देश का सैनिक सुरक्षित था। हमारे पीएम साहब जो अभी मोदी जी हैं, इन्होंने ही पाकिस्तान प्रेम बढ़ाया है। विकास जी हमारे बात करते हैं, हमारे साथी बात करते हैं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आप जो है पाकिस्तान प्रेम किसने बढ़ाया? हमारे पीएम जो है यहाँ से गिफ्ट लेकर उनकी माँ के लिए जाते हैं, वहां के पीएम इनकी माँ के लिए गिफ्ट भेजते हैं। हमारा सैनिक पाकिस्तानी मार देते हैं, फिर एक 10 से क्यों नहीं आते? नहीं करते हैं। वो प्रधान और उन्हें जवाब दिया। आपके ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने ये कहा कि फ्रांस ने जैसी कार्रवाई की। मान्यवर, मैं बता दूं कि फ्रांस ने जैसी कार्रवाई नहीं की, फ्रांस ने भारत के जैसी कार्रवाई की है। जैसे मोदी जी ने पुलवामा के विकास पांडे, अभी ऐसा नहीं हुआ है। फ्रांस की कार्रवाई को आप देखिएगा और समझिएगा। आपके हिंदुस्तान की कार्रवाई में ये होता है, एक कारतूस चलता है, 100 की बात करते हैं। अभी कुछ नहीं हुआ है।
आप देखिए, आज जैसी कार्रवाई हमको करनी पड़ेगी। आपकी बात से सहमत हैं हम। उसकी निंदा मोदी जी का अनुसरण किया है, जैसे मोदी जी ने पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी एयर स्ट्राइक करके, उसी तरह से ही फ्रांस ने भी उसी का अनुसरण किया है। हमें फ्रांस के अनुसरण की आवश्यकता कम है। आप देखिए, आपको गर्व होना चाहिए कि एक इतना बड़ा विकसित देश भारत से सीख रहा है कि आतंकवाद से हमें कैसे लड़ना है। इतना बड़ा विकसित राष्ट्र भारत से सीख रहा है कि हमें आतंकवाद से कैसे लड़ना है। कि पाकिस्तान हम अनुसरण करता है। देखिए, आप प्रयास करिए ताकि नेपाल ने की भावना कुश्ती कर रहे थे, जबकि नेताजी बराबर कह रहे थे कि पाकिस्तान से हमें डर नहीं है। पाकिस्तान तो छोटा देश है, जब हम चाहेंगे तो इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। हमारे फौजी जब चाहेंगे इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। छूट दे दो, एक दिन इस्लामाबाद में झंडा तिरंगा फहर जाएगा। लेकिन सदी से है, नेताजी संसद पाकिस्तान में लगता है कि सभा के साथी हमारे सहमत है। अगर शशि थरूर ने पाकिस्तान में जाकर के राष्ट्र की बुराई को ठीक किया, मुझे लगता है प्रवक्ता इस बात सहमत है। चाइना में करनी चाहिए, आपके हिसाब से चाइना में जाकर पांडे जी कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस अगर ये इतनी ना होती तो आज उसकी दशा नहीं होती। मालूम, आप यहाँ सत्ता में नहीं होते भाई। कांग्रेस ने गलत काम किया तो जनता ने उसका जवाब दिया है, और आप करेंगे तो आपको भी देगी। ये जनता जो है सिर पे भी बैठाती है और पैरों के नीचे भी बैठाती है। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ही आज कांग्रेस यहाँ पर है, और आप गलत काम करेंगे तो आपकी यही दशा होगी। बिल्कुल ठीक बात है। मैंने आपकी बात का अनुसरण किया और मैंने केवल संशोधन किया भाई साहब। अनिल भाई साहब, मैंने केवल इतना तो संशोधन किया कि फ्रांस ने आदरणीय मोदी जी का अनुसरण किया है। मोदी जी ने पुलवामा के शहीदों को जैसे श्रद्धांजलि दी, ऐसे ही फ्रांस ने अपने यहाँ हुई कार्यवाही का बदला लेते हुए श्रद्धांजलि दी है। फ्रांस ने हमारा अनुसरण किया, ये हमें गर्व की बात है और हमारे सारे सदस्यों को इस बात पर गर्व महसूस करना चाहिए। आगे विषय को आगे बढ़ाइए। कर लेना चाहिए, पाकिस्तान को सबक दे देना था, अच्छा सबक मिलता और दूसरे देश उससे सबक सीखते कि हाँ, भारत के लोग तिरंगा फहराने की हिम्मत रखते हैं। भारत के लोग बिल्कुल तिरंगा फहरा देंगे इस्लामाबाद में, और दूसरे देश भी उसका सबक सीखते। चीन को नहीं घेरता। उसमें पुलवामा पे छोटी सी कार्रवाई करके चीन ने हमारी जगह को और घेर लिया है। ये अगर ज्यादा कार्रवाई होती कांग्रेस में सर एक मिनट बोलिए जल्दी से। नहीं, हम यही विकास भाई को अपने निवेदन करना चाहेंगे विकास पांडे जी को कि बात टॉपिक क्यों रहे, जो प्रभात जी कह रहे हैं उसी से मैं सहमत हूँ और सभी दल के नेता सहमत है कि बात संविधान के दायरे में के विचार के होने चाहिए, बात राष्ट्र के होना चाहिए, राष्ट्र के विकास के होना चाहिए। अब आप कांग्रेस को गिराएंगे तो भाजपा में गिराने कमी नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट। आप बता रहे स्ट्राइक की, भारत स्ट्राइक की, उनके घुसमे मारा। अरे इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, कभी आपने कहा उस्मान नेत्री को? बांग्लादेश में अटल जी ने इंदिरा जी को दुर्गा कहा भाई। अटल जी ने कहा राष्ट्र होनी चाहिए, राष्ट्रपिता की होनी चाहिए, बात राष्ट्र की होनी चाहिए, राष्ट्रपिता की होनी चाहिए, राष्ट्रपिता की भी बात होनी चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ कि हमें कि हमारे लिए धर्म बाद में है। ये हमें करना पड़ेगा कि हमारे लिए धर्म बाद में है, राष्ट्र पहले है, नेशन फर्स्ट। हमारे मोदी वही है। रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। अनिल कुमार जी समापन करिए। भाई साहब समापन करिए। देखिए, मुनव्वर राणा जी ने जो भी कहा है वो इतने बड़े शायर हैं। मैं समझता हूं हर व्यक्ति को हिंदुस्तान को उसकी निंदा करनी चाहिए, और किसी को भी ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि वो देश के प्रति के गलत अभिव्यक्ति करे, और अभिव्यक्ति करे तो उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, उसे जेल जाना चाहिए। और जब तक ऐसा नहीं होगा, वो हिंदू और मुसलमान की यहाँ पर पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए। हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी देश के प्रति गलत टिप्पणी करे उस पर मुकदमा और उसे जेल जाना चाहिए। मेरा अंत में यही सब समर्थन करता हूँ जी की बात का, मैं समर्थन करता हूँ। मैं समझ रहा हूँ देवेश दीक्षित की पंक्तियां फिर पढ़े, और आज के इस डिबेट का समापन भी हम देवेश जी की पंक्तियों से करें। नांग पनी का पेड़ भला कैसे संदल हो सकता है,
गंदी नाली का कीचड़ क्या गंगाजल हो सकता है? बेहुदा बातों पर उनकी इतना गुस्सा ठीक नहीं, मुमकिन है कोई कभी शायर पागल भी हो सकता है। तो आज की इस डिबेट को विवेक जी का हम कथन कर रहे सही हैं। है। आज की इस डिबेट में शामिल होने के लिए अनिल गंगवार जी का, दीप्ति सिंह जी का, जवाहर सिंह गंगवार जी का, प्रभात अवस्थी जी का, अनिल राजेंद्र मिश्रा जी का, साजिद अली साहब का और विकास पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास सारस्वत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर, एक नई डिबेट को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। जवाहर सिंह जी